दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन वीडियो के माध्यम से हम आपको नए नए विषय से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में सामान्य लोग जो हैं अनजान है, और सदियों पुराने जो अंधविश्वास, पाखंड और भय है वो हम आपके दिमाग से निकालने का प्रयास करते हैं, आपको वैज्ञानिक धारणाओं के साथ और सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही आवश्यक विषय है कि बच्चे बीमार नहीं होते बल्कि बीमार किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे कभी बीमार नहीं होते, उनको बीमार करने की सुविधाएं, व्यवस्थाएं पैदा की जाती है। तो हमें ये थोड़े से नियम समझने पड़ेंगे कि पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में बड़ा सीधा सा नियम है कि धरती में जो भी बीज पड़ गया तो वह अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है ग्रो करने की कोशिश करेगा, कम से कम मिले या पूरा का पूरा मिले। इसीलिए चट्टानों के बीच में भी कम पानी होने पर भी हरा भरा वृक्ष जो है बड़ा हो जाता है। यही नियम हम पर भी लागू होता है कि माँ के गर्भ में कम से कम पोषण मिलने के बावजूद भी शिशु पूर्ण रूप से खिलने की कोशिश करता है। माँ चाहे मांसाहार करें कि जंक फूड खाएं कि टॉक्सिक आहार खाएं कि कुपोषण वाला आहार खाएं, तनाव ले लें, चिंता कर लें, डिप्रेशन में चली जाएं, उसके बावजूद भी जितना कम से कम पोषण अवेलेबल है उसको लेकर भी एक शिशु जो है जन्म लेने की कोशिश करता है। प्रकृति का यह सबसे बड़ा चमत्कार है दोस्तों कि करोड़ों वीर्य कणों में से एक शक्तिशाली सक्रिय वीर्य के कीटाणु को जन्म के लिए चुना जाता है। इसीलिए मैं यूं कहता हूं कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चूजन वन अमॉन्ग द मिलियंस। और फिर कैसी आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश करें, ये चुनाव आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? हम अपनी मनचाही संतान का आवाहन करके अपने गर्भ में निमंत्रण दे सकते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ पर गर्भ संस्कार की बहुत सुंदर विधियाँ हैं, ज्ञान है, जिसके कारण हम मनचाही आत्मा का आवाहन यानी इन्वोकेशन कर सकते हैं और उसको गर्भ के समय मनचाहा संस्कार एवं ज्ञान भी दे सकते हैं। ये प्रयोग हमने अपने परिवार में भी किया है और मेरे अनेक विद्यार्थियों ने भी किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों, भारत की ही ये वैदिक संस्कृति का इतना अद्भुत ज्ञान आज हमारे स्कूल का विषय भी नहीं है। प्रकृति में सभी गर्भ धारण करते हैं और सामान्य डिलीवरी करते हैं और इन लाखों प्राणियों को गर्भ संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशन या तकलीफें नहीं होती क्योंकि वो अपना सहज प्रकृति निर्धारित आहार एवं जीवन जी रहे होते हैं। अगर आप भी अपना आहार विहार सही रखते हैं तो आपको न तो कॉम्प्लिकेशन होता है, न कोई उल्टी या सूजन होती है, न कोई दवाओं की ज़रूरत, न कोई टॉनिक की ज़रूरत, न कोई अतिरिक्त स्पेशल भोजन खाने की ज़रूरत। आपका काम है आपकी शारीरिक मांग के अनुसार यानी भूख के अनुसार सही पोषण युक्त भोजन करना और 9 महीने तक अपने आप को सक्रिय रखना ताकि आपकी कमर के आसपास की सारी मांसपेशियां शक्तिशाली हो, लचकीली हो, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होती है। अगर आप दूध अधिक उपयोग कर रही हैं या दही पनीर का अच्छा उपयोग कर रही हैं तो आपका बच्चा फेफड़े संबंधी कई प्रकार के रोग लेकर पैदा हो सकता है। अगर आप तला हुआ आहार खा रही हैं, घी तेल का अच्छा उपयोग कर रही हैं, दवाएं और केमिकल्स का उपयोग कर रही हैं तो पैदा होते ही उसको जॉन्डिस, पीलिया या अन्य कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सविता पूरे 9 महीने तक खूब काम करती रही, वॉकिंग पर जाती रही, पूरे 9 महीने एक चूरन तक भी नहीं खाया, कभी कोई सूजन नहीं आई, कभी कोई उल्टी नहीं हुई और
9 महीने के बाद उसको सामान्य डिलीवरी के लिए हम शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में सरकारी अस्पताल में चले गए ताकि वहां सामान्य डिलीवरी हो। तो दोस्तों मात्र 300 रुपये खर्च हुए और ये करीब 1982 की बात है, क्योंकि मुझे पता था कि शहर के अंदर अगर मैं रहूँगा तो डॉक्टर मुझे डरा धमका कर मुझे किसी तरह सिजेरियन करवा ही देगा और हजारों रुपये हमसे ऐंठ लेगा। डिलीवरी के बाद डॉक्टर सविता ने 8 दिन का रसाहार पर रहकर उपवास किया, क्योंकि बहुत अच्छी भूख नहीं थी और वो विश्राम करके अपनी शक्ति को दोबारा कमाना चाहती थी। और भूख खुलने के बाद वह अपने आप वह सामान्य भोजन जो कि फल, मेवे, अंकुरित दालें, सलाद और सिंपल घर का खाना पका हुआ उसके ऊपर आ गई, जिसके कारण उसको इतना दूध आता था कि 4 बच्चे और पी सके। और इसके बाद एक बार में बच्चे को एक ही स्तन का दूध भरपूर चुसवाया जाता था, जिसके कारण दूध की ग्रंथियां उत्तेजित होकर खूब दूध का स्त्राव करती थी। और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ उसको पानी की ही बोतल दी जाती थी, दूध नहीं पिलाया जाता था। इसके कारण माँ जो है रात भर बड़े आराम से सो पाती थी और बच्चा भी जो है उसको भी एक आदत पड़ जाती थी कि रात को उसको दूध नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद शिशु को पूरे 2 साल तक हमने भरपूर माँ का दूध दिया, गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं दिया। जिस दिन आपने बच्चे को गाय भैंस का दूध दे दिया, समझ देना उस दिन से बच्चे की नींद हराम होने वाली है। क्यों कि गाय भैंस का दूध उस बछड़े के लिए बना जो 2 साल में 2000 पाउंड का बन जाता है और आदमी का बच्चा 8-10 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में जाकर 125-150 पाउंड का बनता है। तो वो जो हाई हार्मोन्स वाला जो दूध है, हाई केमिकल कंपोजिशन वाला दूध जो है, वो दूध हमारे बच्चों को बीमार किए बिना छोड़ता नहीं है। ये दूध गाय भैंसों का गाय के बछड़े के लिए निर्मित है, जिसमें हाई ग्रोथ हार्मोन्स है, हाई प्रोटीन है। माँ के दूध का प्रोटीन 1.4 होता है और गाय भैंस के दूध का प्रोटीन 3.5 होता है, यानी 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन, जो आपके बच्चों की किडनी पर बहुत बड़ा बोझ होता है। और साथ में दूध के अंदर जो कुछ एलर्जिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाकर बच्चों को एलर्जी पैदा करते हैं और दूध में गैस बनाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे कारण बच्चे के पेट में दर्द होता है और वो रात रात भर रोने का कारण बन जाता है। क्योंकि हमने गाय भैंस का दूध बच्चों को दिया ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे रात को कभी रोए नहीं। मेरा अपना ये मानना है दोस्तों कि बच्चे कभी रोते नहीं। बच्चों को कोई बैठे बिठाए रोने का कोई शौक भी नहीं है, उनको रुलाने की आप अच्छी व्यवस्थाएं पैदा करते हैं। माँ अगर गैस बनाने वाले जैसे राजमा, छोले, बेसन यानी तो दूध ऐसे खाने खाती है, या मसालेदार अचार, चटनियाँ या इस प्रकार के खाने का सेवन करती है, या दूध घी का बहुत इस्तेमाल करती है, तो उसका दुष्प्रभाव माँ के दूध के द्वारा बच्चे को भी भुगतना ही पड़ता है। हाँ, जिन माताओं को दूध नहीं आता या कम आता है, उन्हें तो मजबूरन गाय भैंसों का दूध देना ही पड़ेगा और उस दूध से उत्पन्न समस्याओं को उनको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है दोस्तों कि जब आप गाय भैंस का दूध अपने बच्चों को देते हैं तो समस्या ये है कि दूध पीते ही तुरंत कोई 10-15 दिनों में दूध का दुष्प्रभाव आपके सामने प्रकट नहीं होता। 2 महीने के बाद जाकर धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। नाक बहने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगती है, छाती में बलगम जमने लगता है, कान से पीप निकलने लगती है, टॉन्सिल सूज जाते हैं, बुखार आने लगता है। तो हम इस हानिकारक दूध पर कभी शक नहीं करते और मौसम को दोष देना शुरू कर देते हैं, और यानी तो बैक्टीरिया या वायरस को दोष देना शुरू कर देते हैं। चेचक होने के लिए, डिप्थीरिया होने के लिए, फ्लू होने के लिए या कोई भी प्रकार की बीमारी होने के लिए
शरीर में विषाक्तता चाहिए, कारण चाहिए। हमने कारण दिया नहीं, इसलिए हमारे सामने सवाल था कि हम जब रोग का कारण दे ही नहीं रहे हैं तो रोग आ कहाँ से जाएगा? क्या शरीर कोई पागल यंत्र है जो बैठे बिठाए बीमार पड़ जाएगा? इसी कारण हमने बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं दिया और आज 38 साल की उम्र में भी उन्होंने कभी अपने जीवन में न तो सर्दी जुकाम देखा, न डायरिया देखा, न डॉक्टर देखा, न दवा देखी और न जिंदगी में कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी रोग का दर्शन किया। और फिर दूसरा, रोगी न होने के कारण जब तक बच्चे के पूरे दांत नहीं आते तब तक उसको अनाज नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी बीमारी की जड़ क्या मालूम है? 6 महीने के बाद आप बच्चों को जो अनाज देते हैं ना, वो जाकर पेट में सड़कर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करता है। क्योंकि पूरे दांत नहीं आने का मतलब है अभी पाचन तंत्र तैयार नहीं है और जटिल शर्करा को पचाने के लिए पाचक रस नहीं है। लेकिन हम अज्ञानतावश 6 महीने के बाद ही डब्बे बंद खाद्य जैसे सेरेलैक वगैरह और या नहीं तो अनाज को पतला पतला बनाकर उसके मुंह में घुसेड़ी देते हैं। दोस्तों, दांत नहीं का मतलब है कि अभी पाचक रस नहीं है तो जो भी ऐसा आहार आप देंगे तो पेट में जाकर सड़ेगा। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग जो है इस तरह की गलती कर जाते हैं। यही अनाज पाचक रस के अभाव में सड़कर आंतों में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और जैसे ही गर्मी का मौसम आया इसमें उफान उठता है और 10-12 टट्टियाँ लग जाती है और यही सड़ा हुआ स्टार्च कभी फोड़े फुंसी के रूप में निकलता है, कभी नाक से निकलता है, कभी कान से निकलता है। तो हम क्या समझते हैं कि नाक की बीमारी अलग, कान की बीमारी अलग, आंतों की बीमारी अलग। लेकिन हमारी अज्ञानता तब खतरनाक साबित होती है जब हम रोग के कारण जुटाकर उसके दुष्प्रभाव रूपी लक्षणों को दवाओं से दबाकर रोग को और अधिक कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन रोग का कारण न तो जानते हैं और न निकाल पाते हैं। हमने अपने बच्चों को 6 महीने के बाद सिर्फ फल रस देना शुरू किया, फिर 2-4 दांत आने के बाद उनको गूदेदार और रसपूर्ण फल देने शुरू कर दिए। इस तरह 2 साल तक हमने सिर्फ उसको माँ का दूध और फलों पे रखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। कई माँ बाप तो अपने बच्चों को बिस्किट खिलाते हैं और जिस दिन आपने अपने बच्चों को बिस्किट खिलाया जो कि मैदा, चीनी, डालडा, घी और तला हुआ आहार है, तो उसके पेट में जाकर कीड़ा पड़ेगा ही। जो हमारे बच्चों को हमने नहीं दिया तो हमारे बच्चों के पेट में कीड़े कभी पड़े ही नहीं। इसके बाद फिर हमारे बच्चों को हम वही आहार देते थे जो हम स्वयं खाते थे, क्योंकि अब उनके पूरे दांत आ चुके थे तो अब उन्हें धीरे धीरे मेवों का दूध देना शुरू किया, यानी कि नारियल का दूध, बादाम का दूध, और यानी तो उसका पेस्ट बनाकर उसको खिला देते थे, यानी तो मेवों के दूध का शेक बना के पिलाते थे जिसमें केला, आम, चीकू, एप्पल ऐसे कई प्रकार के फल डाल देते थे। और उसके बाद उन्हें फलों पर रखा गया, जूस दिया गया और उनको अनाज के बजाय हमने ये कोशिश की कि उनको उबले हुए आलू दिए जाएं, कभी शकरकंद दी जाएं, कभी दलिया दी जाएं। इस तरह हमने पहले सिंपल वाटर बॉइल्ड यानी कि पानी में उबले हुए अन्न जो है उसको देने की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उसके बाद हमने फिर उनको रोटी पे लाना शुरू किया। हालांकि हमारे घर में दिन में मुश्किल से 1 बार अनाज पकता था, इसलिए उनको अनाज खाने के लिए बहुत कम ही मिला। और बच्चों का कोई विशेष आहार नहीं होता है, बच्चों का सही आहार होता है। कई लोग पूछते हैं कि बच्चों को क्या आहार दिया जाए। अरे अब बच्चे के जब दांत आ गए हैं तो आप जो खाते हैं वो आप उनको दो ना। बचपन के बाद हमारे बच्चों के स्वस्थ रहने का एक ही कारण है कि हम कभी उनके पीछे खाना लेकर नहीं भागे और न कभी डरा धमका कर, कहानियाँ सुना कर, उनको फुसला कर उनको हमने खिलाया। बस उन्हें हमने सच्ची भूख सिखाई और आज भी वो भूख के बिना खाना नहीं खाते, इसीलिए वो आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो माताओं, अगर आप भी अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती है ना, तो आप खाना छोड़कर बाकी सब कुछ बच्चे को पूछो, लेकिन खाना कभी मत पूछो, क्योंकि दुनिया में कभी कोई बच्चा कभी भूखा नहीं रहने वाला है। और जिस दिन आपका बच्चा भूख सीख गया ना, समझ लेना उस दिन आपके बच्चे ने स्वास्थ्य की नींव डाल दी।
हमारे घर में हमने कभी ब्रेड, बिस्किट्स, नमकीन, मिठाइयाँ, तला हुआ आहार, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉसेस, आइसक्रीम, जाम, प्रोसेस फूड, कॉर्नफ्लेक्स, डब्बे बंद खाद्य, ऐसे आहार, घटिया आहार हम कभी अपने घर में लेकर आए नहीं। दोस्तों, पैसा कमाकर ऐसे घटिया आहार लाने का क्या सेंस है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतनी भी समझ नहीं रखते कि हम सर्वश्रेष्ठ आहार अपने परिवार को या अपने बच्चों को क्यों न दें। इसीलिए हमें अपने बच्चों को कभी टोकना नहीं पड़ा कि ये मत खाओ या ये मत खाओ। तो हम फल सलाद खाते थे तो हमारे बच्चे भी फल सलाद खाने के आदी हो गए। आप अगर पराठा पूरी खाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, आप दूध पिएंगे और आप भी जंक फूड खाएंगे तो आपके बच्चे भी वो ही सीखेंगे। दोस्तों, मेरा मानना क्या मालूम है, आप स्वयं पहले उदाहरण बने, आप स्वयं खाएं। हो सकता है आपके बच्चे अभी नहीं खाएंगे, पर आपको देखकर उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी छाप रहती है, तो आज नहीं तो वो कल जरूर खा लेंगे। दोस्तों, हमारे बच्चे भी जब स्कूल जाने लग गए तो वो भी कई तरह के ऐसे जंक फूड के साथ जुड़ने लग गए, तो हमने उनको टोका नहीं, हमने उनको समझा दिया। उसके बावजूद भी जब वो माने नहीं तो हमने कहा खाओ, और वो खाते चले गए। एक दिन अचानक उनको जब पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो उसके बाद जब उनको समझ में आया कि ये खाना उनके लिए ठीक नहीं है, तब हमने कहा कि बेटा अब तुम इसको छोड़ दो, और उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। दोस्तों, कोई भी बच्चे है ना आपके अनुभव से नहीं सीखते, ध्यान रखना, बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। दोस्तों, हमने हमेशा अपने बच्चों के जन्मदिन पर मेवों और खजूर का केक बनाया, और स्कूल में भी बच्चों को सिर्फ फल और मेवे ही बांटें। बच्चों को टोकने के बजाय आप स्वयं उदाहरण बने, बच्चे अपने आप आपसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर गलत खा भी रहे हैं तो सावधान अवश्य करते रहें, लेकिन अंततः उनको बीमार पड़कर दर्द भुगत कर अपने आप अनुभव करने दीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने अनुभव से सीखते हैं, आपके अनुभव से नहीं। और कभी कभार आज के युग में जो भी प्रकार के प्रचलित आहार है, कभी कभार उनको भी मज़ा लेने दीजिए, जिसको हम चटपटा खाना कहते हैं, तो कभी कभार वो भी खाने दीजिए। कारण क्या होता है, क्योंकि आप कब तक बच्चों को बचा के रखोगे। हाँ, 10% अगर आपने कभी चटपटे खाने खा भी लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% अगर आपका खाना बहुत सही है ना, तो ये 10% आपके शरीर को कोई नुकसान कभी नहीं करने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा रोकना, थोपना, टोकना, इसके साथ बच्चों को बड़ा मत कीजिए। बच्चों को एक समझ दीजिए और आप भी ऐसे जीने की कोशिश कीजिए, तब जाकर आपका परिवार जो है स्वस्थ रहेगा और रोग मुक्त रहेगा। तो दोस्तों, ये स्वाभाविक अधिकार जो परमात्मा ने हमें दिया है, आप भी इसका लाभ उठाएं और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसी आशा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है, और अगर आपको लगा कि ऐसा वीडियो सारी माताओं के पास जाना चाहिए तो आप आगे इसको प्रचार करें, ताकि लोग जो हैं जाग कर अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाएं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, एक नए विषय के साथ।